नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बहस कह लीजिए, चर्चा कह लीजिए, जरूरी इस बात को लेकर है कि आपको बराबर हम जगाते रहें और यह बताते रहें कि अभी दबे पांव महामारी लौट रही है। अगर नहीं सुधरेंगे तो शिकार बन जाएंगे। बढ़ते आंकड़ों की आहट को जरा सुनने की कोशिश कीजिए। कोरोना से जीतने का जो हथियार टीकाकरण हो रहा है उसमें सहभागिता दिखाइए, लापरवाही से बचिए, बच्चों को बचाइए। कई बार हम लोग कह चुके हैं कि आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए, एक दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। इसके बाद अब ग्राफिक्स के जरिए हम जरा दिखाते हैं वैक्सीनेशन की क्या रिपोर्ट है बिहार में। तो वैक्सीनेशन अभी तक क्या हुआ है बिहार में, ये हम आपको बता रहे हैं। और पटना में, राजधानी पटना में डोज पहला और डोज दूसरा। गया में वैक्सीनेशन का क्या हाल है ये भी आप देखिए। भागलपुर में डोज की जो रेट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा में वैक्सीनेशन किस तरीके से, किस रफ्तार में, अभी तक की रिपोर्ट क्या कहती है ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुजफ्फरपुर की बात आप देख पा रहे हैं कि यहां पर वैक्सीनेशन कितनी रफ्तार में है। बिहार में वैक्सीनेशन बढ़िया तरीके से चल रहा है, इन तस्वीरों से ये जाहिर होता है। तो एक एक कर उन सभी प्रमुख जिलों की तस्वीरें जहां से केसेस ज्यादा सामने आए, जहां से आंकड़े ज्यादा सामने आए। एक्टिव मामले में टॉप 5 जिलों का हम जिक्र कर रहे हैं। अभी फिलहाल 3 देख रहे हैं, इसके बाद 2 और, ये दरभंगा और किशनगंज, ये टॉप 5 जिले हैं एक्टिव मामले में, जहां आंकड़े अभी एक्टिव हैं, जागे हुए। एक्टिव मामले में टॉप 5 जिले, इनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, इसके बाद संक्रमण जहां पर फैल रहा है उसमें टॉप 5 जिले क्या हैं, पटना में रफ्तार क्या है, गया में क्या रफ्तार है, बेगूसराय और भागलपुर में क्या रफ्तार है, एक एक कर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिहार में किस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है। 12 जुलाई के बाद देखिए 13 जुलाई को आंकड़े बढ़ते हैं, 14 जुलाई को फिर आंकड़े बढ़ जाते हैं, 15 जुलाई को 125, 16 जुलाई को थोड़ी राहत मिलती है, 17 को और राहत मिलती है, 18 जुलाई को यह फिर से एक बार रफ्तार पकड़ता है, 19 जुलाई को 54 पर। लेकिन 72 घंटे के जो रिजल्ट हैं वो डराने वाले हैं। 21 जुलाई तक रेट हैं 88, यानी कि समझिए कि संक्रमित जो मामले किस तरीके से बढ़ रहे हैं। नए संक्रमण के जो टॉप 5 जिले हैं उन्हें भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कुल मामले बढ़े, मौत का आंकड़ा क्या है। और अभी 1335, 7 से 20 जुलाई तक में 1335 यानी कि 1335 केसेस बढ़ चुके हैं। चलिए सीधे स्टूडियो का रुख करते हैं, पटना स्टूडियो का। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेमरंजन पटेल है प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर शील अवनीश कार्डियोलॉजिस्ट आईजीएमएस से मौजूद हैं हमारे साथ, डॉक्टर अजय कुमार कार्यकारी अध्यक्ष आईएमए से, और डॉक्टर निगम प्रकाश शिशु रोग विशेषज्ञ। आना इनका बेहद जरूरी है क्योंकि थर्ड वेव को लेकर चर्चा है कि बच्चे होंगे शिकार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जरूरत इस बात की है कि हम, क्या हमारे अंदर ये सुधार वाली कोई गुंजाइश है क्या? जो तस्वीरें हम देख पाते हैं और जो तस्वीरें हमने देखी हैं, सरकार पर सीधे लांछन लगाना, यह कहना कि सरकार निकम्मी है, क्या इससे बात बन जाएगी? या इसके अलावा हम अपने ऊपर क्या कर रहे हैं इस पर भी ध्यान देना होगा। हम बराबर कह रहे हैं नहीं सुधरे तो शिकार बनेंगे, और शिकार बन भी रहे हैं। मौत का आंकड़ा बदस्तूर जारी है। नए केसेस आप सोच रहे हैं कि कम आ रहे हैं, लेकिन ये लगातार जो बढ़ते आंकड़े हैं उसकी पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हमने सोचा था कि 5 दिन की रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, लेकिन नहीं, थोड़ा पहले से हम चले। बीच में अच्छा लगा कि भाई रेट कम हो गए, लेकिन जब 88 तक मामले फिर से बढ़ जा रहे हैं और एवरेज जब हमने निकाला, औसतन इसकी गति देखी, तो डर लगता है कि बढ़ते आंकड़ों की चपेट में कहीं हमारा नाम ना हो। शायद इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ जितने मेहमान हैं उस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और कहते हैं वो कान में घंटी बजाने के लिए हम लोग एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। और बहस कहिए, चर्चा कहिए, इस कार्यक्रम में सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर शील अवनीश हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अजय कुमार मौजूद हैं, डॉक्टर निगम प्रकाश मौजूद हैं। डॉक्टर निगम प्रकाश, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। बच्चों को लेकर बेहतर एहतियात की जरूरत है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दबे पांव महामारी लौट भी रही है। कई केसेस हमारे आसपास में हैं, वहां भी हम देख रहे हैं कि जो टीकाकरण हो रहा है, वैक्सीनेशन है, वो बढ़िया तरीके से चल रहा है। लोग अब जागरूकता दिखा रहे हैं, लेकिन केसेस घटने का नाम नहीं ले रहे। ये हो कैसे रहा है? और बच्चे तो लड़ ले रहे हैं, ये भी एग्जाम्पल हमारे सामने है कि बच्चों में अगर कोरोना अटैक कर रहा है तो
ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आंकड़े सुधर क्यों नहीं रहे, इसके बारे में जरा हमें बताइए। देखिए, जब इन आंकड़ों के बारे में आप कहते हैं तो सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि हम लोगों में जो लापरवाही है वो अभी साफ दिख रही है। और जब भी हम लोग देखते हैं, आप जब भी शहर में आप निकली है तो लोग बेतरह जो है भीड़ के साथ सब काम अपना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ये एक अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि अभी जितना कम निकले उतना अच्छा है, पहला तो ये है। और दूसरा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक मापदंड है उसको जरूर फॉलो करना चाहिए, जो अब एकदम नहीं फॉलो होता दिखता है। अभी जब भी हम जाते हैं कहीं भी तो देखते हैं कि मार्केट में लोग बिल्कुल कोई विशेष दूरी नहीं बना के, दुकानों में भी वैसी ही भीड़, तो और कई लोगों को तो देखा कि मास्क भी नहीं लगाए रहते हैं। तो ये सब बदपरहेजी तो चल ही रही है। और वैक्सीनेशन ऑफ कोर्स जितना होना चाहिए उतना अभी संभव नहीं हो पाया है। तो ये सब मिला जुला करके कारण है जिसके कारण कि ये जो है कोरोना अभी एक ही लेवल पर करीब करीब स्टैटिक है। और ये बहुत चिंता का विषय है पूरे देश के लिए, और ख़ास करके कुछ राज्यों में जो अभी बढ़ती संख्या है, ख़ास करके केरल एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और लगता है कि तीसरी लहर करीब करीब आने ही वाली है। चलिए, तीसरी लहर आने वाली है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त के आखिरी तक आप इसका रूप देखेंगे, कोरोना का रूप जो है। अभी तक आपने उसमें कई स्पाइक्स देखे होंगे, हो सकता है कि उनका जो कोरोना का जो मुकुट है और भी बड़ा हो जाए। हालांकि ये लोगों को डराने के लिए हो सकता है, लेकिन डॉक्टर समझ पा रहे हैं, जो जागरूक होते हैं, दूसरों को जानकारियां और जागरूकता फैलाते हैं, उनके नज़र में ये जरूर अहम हो जाता है कि आपको कैसे सुधारें, इसकी जिम्मेदारी है। और हम तो बताने के लिए यहां पर मौजूद ही हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार भी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष IMA से। डॉक्टर अजय कुमार, जो डॉक्टरों की ग्रीवांसेस हैं, खासकर उनकी मांग है, ये तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन डॉक्टरों का बचा रहना जरूरी है। लगभग 1000 डॉक्टर्स जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया इस महामारी से लड़ते लड़ते, उस रेट को हमने देखा है, वो घबराहट हमारे दिल में है। तो क्या ग्रीवांसेस है, लोगों से तो बराबर कह ही सकते हैं, और क्या मन में ऐसी बातें उठती हैं इन्हें सुधारने के लिए और कुछ अपनी सुरक्षा के लिए भी? जी हाँ, ये 1000 नहीं, लगभग 1500 से ज़्यादा डॉक्टर ने जान दिया है पूरे देश में। और इस राज्य में 157 से ज़्यादा डॉक्टरों ने जान दिया है। पहले वेव में 40 और दूसरे वेव में 117, जो हम लोगों का आंकड़ा हम लोग के पास प्राप्त है जी। और ये जो 117 है वो बहुत तीव्र गति से 1 से 1.5 महीने के अंदर का ये आंकड़ा है। ये बड़ा दुखद है कि जो सेवियर हैं वो शिकार हो गए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक चीज़ जो उभर के आई कि लोगों के मन में जो डॉक्टरों के प्रति जो किसी भी ढंग की कुभावना दुर्भावना थी, इस कोविड में जो हमारा त्याग हुआ है, जो हमारे डॉक्टरों ने काम किया है, ये बहुत हद तक लोगों के मन में ये बदला है। और लोग भी समझते हैं कि डॉक्टर के बिना समाज जो है वो चलने वाला नहीं है, और विज्ञान के बिना समाज चलने वाला नहीं है। ये दो चीज़ इस बार जरूर कोरोना ने साबित किया है। और अभी भी जो तीसरी लहर जिसके बारे में हमारे नारायण साहब ने कहा, और जो साइंटिफिकली एपिडेमियोलॉजिकली बिल्कुल संभव है, और जिस ढंग का हम अपना व्यवहार कर रहे हैं उसमें संभावना बढ़ती जा रही है, उस व्यवहार में डॉक्टरों की ज़रूरत जो है और ज़्यादा बढ़ेगी। इस राज्य में जो मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत करना ही होगा, और सरकार संभवतः कर भी रही है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि सरकार एक तरफ से, लेकिन डॉक्टरों को जो मिलना चाहिए, जो सरकार की तरफ से जो सत्कार मिलना चाहिए, जो अच्छी भावना मिलनी चाहिए, उसकी कमी दिखाई दे दी दोनों वेव के बाद। कि सरकारी डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर दोनों इसमें कुर्बानी किए हैं। सरकारी डॉक्टर जो कुर्बानी किए वो लगभग 40 की संख्या में है, और 120 के आसपास जो है वो प्राइवेट डॉक्टरों ने जान दिया। आपके कहने पर उन्होंने अपना क्लिनिक खोल कर रखा। वो केवल एक मास्क के जरिए लोगों को देख रहे थे और कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहे थे। जवान से लेके हमारे बुजुर्ग डॉक्टरों ने जान दिया इस कोरोना में। सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए था, जो सरकार नहीं सोच रही है। सरकारी डॉक्टरों को भी जो मिलना चाहिए अनुदान, जो अब वो भी काफ़ी संख्या कम है, अभी 50% भी नहीं पहुंचा है, पहले वेव का 50% भी नहीं पहुंचा है। तो वो मेरा कहना ये है कि डॉक्टरों की, दूसरी बात, डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी रही है,
और फर्स्ट और सेकेंड वेव में देखा गया है जो बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें तो कमी है ही, डॉक्टरों की कमी दूर करने में भी जिस ढंग से विलंब हो रहा है। हाँ। और आईएमए ने जो बार बार सुझाव दिया कि कैसे आज समय आ गया है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों को शर्तों को शिथिल करते हुए आप अपनी नौकरी में ले लें। स्पेशलिस्ट की बहुत कमी है, एनेस्थेटिस्ट की बहुत कमी है। मान लिया 6 महीना के चलते आपके शर्त में वो एनेस्थेटिस्ट नहीं आ पा रहा है तो आप उसको रिलैक्स कीजिए, एज का रिलैक्सेशन दीजिए। लेकिन डॉक्टरों को, जो भी डॉक्टर 50 वर्ष की उम्र तक का भी डॉक्टर, 60 वर्ष की उम्र तक का भी डॉक्टर अगर जरूरत पड़े तो उसको रिक्रूट करना होगा, अन्यथा। और मैं देख रहा हूं कि दूसरे वेव के बाद फिर वो ढिलाई हो गई है, धीरे धीरे वो काम हो रहा है। तो डॉक्टर शीला उनीश भी हमारे साथ है। जो बातें डॉक्टर अजय कुमार बता रहे हैं ग्रीवांसेस की बात है, और खुद के लिए नहीं, डॉक्टर खुद के लिए नहीं मांग रहे, बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां पर आराम से चीजें सुधार की स्थिति की तरफ बढ़ें, जो कम मैन पावर में हो नहीं सकती हैं। लोगों को हम जरूर कह रहे हैं कि सुधार की गुंजाइश रखिए। सरकार के ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर है, स्वास्थ्य विभाग अपने तरीके से काम कर रहा, मंगल पांडे जगह जगह जा रहे हैं और जो खामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक खबर यह भी आई कि संघ के जो लोग हैं वो भी अब गांव गांव तक पहुंचेंगे और वहां पर लोगों को जागरूक करेंगे और कहेंगे कि भाई इन नियमों का पालन कीजिए। डॉक्टर शीला उनीश, कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप, दिल की बीमारी का इलाज करते हैं। लोगों के दिल में यह खौफ पैदा क्यों नहीं हो रहा है? उनके दिल में झांकने पर क्या पता चलता है? लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन ले लिया अब कुछ नहीं होगा, या फिर लोग चाहते हैं कि एक बार जरा कोरोना का स्वाद चख लें? बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेक जी, ये जो आपने अभी पॉइंट बताया है। और उससे पहले मैं कहूँगा डॉक्टर अजय सर ने जो अभी बताया कि हमारी मैन पावर, क्योंकि हम 2 वेव झेल चुके हैं, 2 वेव देख चुके हैं, कि मैन पावर और खासकर जो ट्रीटिंग यूनिट है, जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनका जितना जल्दी हम रिक्रूट करें ताकि हमारा जो 3rd वेव ऑलरेडी, जो मैं कहूँगा कि ऑलरेडी आ चुका है, वो इसकी शुरुआत हो गई है, बस हम उसका पीक का वेट करें कि पीक कब आएगा। तो मैन पावर रिक्रूटमेंट अगर हम समय पे नहीं करेंगे तो फिर हमें ये कोविड फिर एक बार पछाड़ेगा और फिर हमारे वही आंकड़े आएंगे कि कितने लोग इसमें शहीद हुए। और सबसे पहले तो हमारा ही आंकड़ा आता है कि कितने डॉक्टर शहीद हुए, वो रोल मॉडल बन जाते हैं कि हमने वैक्सीनेट भी हो गए, उसके बावजूद डॉक्टर्स इतने शहीद हुए। तो ये जो अभी आपने बिल्कुल कहा कि दिल में मरीज़ के और लोगों के भय नहीं बैठा है। ये 2 लहर झेल चुके हैं, आज भी हम मार्केट में निकलते हैं, 2 कोविड के बावजूद लोग फ्रीली घूम रहे हैं। तो इसको जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको थोड़ा कड़ा रुख करना चाहिए कि अगर जो पब्लिक नहीं समझती उनको दिखाना है आईना कि भाई अब तीसरे वेव की तरफ क्यों बढ़ना चाह रहे हैं। तो जो लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको कहीं ना कहीं थोड़ा मॉडिफाई करिए ताकि खुलेआम घूमना अलाउड ना हो, क्योंकि तीसरा वेव ऑलरेडी हमारे देश में दस्तक कर चुका है। 41,000 का आंकड़ा है जो हमारा, और उसमें से 500 मौतें हो चुकी हैं। हम ये नहीं चाहते कि फिर कोविड सेकेंड पार्ट 2 का रिपीट टेलीकास्ट हो। तो उससे पहले हम इस सब चीज़ों को, और 2 वैक्सीनेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये जागरूक करना है लोगों को। अभी भी आज भी लोगों के बीच में वैक्सीनेशन को लेके एक भय, एक असमंजस है, कराना है नहीं कराना है, कौन सा वैक्सीन लेना है, स्पुतनिक लेना है, कोवैक्स लेना है। इस असमंजस से आगे बढ़ के पहला तो है वैक्सीनेट कराइए, क्योंकि अभी भी हमारा जो आंकड़ा है 5.8% आंकड़ा है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, जिनको 2 डोज हम अगर माने कि 2 डोज वैक्सीनेशन हुए हुए हैं। बाकी अभी अच्छी खासी पॉपुलेशन जो 29% है जो सिंगल डोज से वैक्सीनेशन है। तो बाकी पॉपुलेशन के क्या है जिन्होंने वैक्सीन अभी नहीं किया है, वही एक कैरियर बनेंगे, वही एक ट्रांसमीटर बनेंगे हमारे 3rd वेव का। तो ये पब्लिक को जागना है, और ये आपके माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, पॉलिटिकल चीज़ों के माध्यम से इसको अवगत कराना है कि वैक्सीनेशन ही एक तरीका है। अब बाकी मैन पावर और जो हॉस्पिटल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप करना है, और इरेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमने मतलब एज ए फ्रेटर्निटी हर ने योगदान दिया है, हर ने बलिदान दिया है, अच्छे से अच्छे हमारे इवन डॉक्टर प्रभात जैसे कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने कितनों के इलाज किए होंगे और करते, तो हम अब जो जिनका हो चुका है वो अब सोच रहे होंगे किससे दिखाएं। तो इस तरह के कोई ना कोई, हर बार कोई ना कोई आंकड़ा आएगा। तो पब्लिक को समझना इस बात को कि हमें अब तीसरे वेव को डिजास्टर नहीं बनाना है। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही कि ये पब्लिक को समझना होगा, क्योंकि आपकी गलती से डॉक्टर भी इसकी चपेट में आ गए। मास्क उन्होंने लगाया, 1 छोड़िए 2 लगाया, N95 तक लगाया, लेकिन आखिर दिक्कत कहां हो गई, परेशानी क्यों हो गई? इसलिए कि आप बंदी में भी घर से बाहर निकले और कुछ लेकर घर पहुंचे और पूरे परिवार को संक्रमित कर दिया। पहुंच गए डॉक्टर साहब से इलाज कराने, क्योंकि आपने तो मान रखा कि डॉक्टर साहब को कुछ नहीं होगा। लेकिन कई डॉक्टर, जो आंकड़े अभी हमारे साथ अजय जी बता रहे थे,
और कई हमारे साथ डॉक्टर बैठे हैं। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, दिमाग को खोलिए। समझना होगा पॉलिटिकल पार्टीज को भी, क्योंकि कुछ दिन पहले और कहिए कि लगातार ही जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें दो पार्टियां ऐसी थी, खासकर बीजेपी और आरजेडी। तो दोनों ही मेहमानों को हमने बुलाया है, प्रवक्ता हैं दोनों, लड़िएगा झगड़िएगा मत। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी जी और प्रेम रंजन पटेल जी। सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी, आप बताइए, भीड़ तो हम देख पा रहे हैं, भीड़ के बाद बयान होता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है और फलाना पार्टी ने ये ऐसा किया था। आपको ऐसा लगता है कि अभी एक सभी पार्टियों को मिल जाना चाहिए और सभी को अपने आप को पैक कर लेना चाहिए? क्या जरूरी है इतना भीड़ लगाने का और इस तरह से मीटिंग और ये करने का? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा विवेक जी। अभी सभी राजनीतिक दलों को इस पर सोचना चाहिए। जिस तरह से तीसरे लहर की आहट आ चुकी है, इससे अगर हम सतर्क और सावधानी नहीं बरतेंगे तो जो खामियाजा दूसरे लहर में भुगतना पड़ा, उससे भी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब चूँकि सत्ताधारी दल के नेताओं की, उनके पार्टी की, सरकार की भी ये जिम्मेवारी, जवाबदेही बनती है कि हम लोगों को इसके लिए जागरूक करें। ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी आप देख लीजिए, किसी भी बाज़ार में कहीं पर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का तो नामो निशान नहीं दिखता है। सरकार के लोग जो वो तो आपके भी कार्यक्रम में नहीं दिख रहा था, शामिल है, हमने तस्वीर दिखाई थी, वो तो आपके भी कार्यक्रम में नहीं दिख रहा था। कार्यक्रम में हम लोगों चूंकि कुछ लोग कार्यकर्ता आ गए थे, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से, तेजस्वी यादव जी ने, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू ने स्पष्ट निर्देश दिए थे। चेयर भी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार लगाए गए थे। हम हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने नहीं बात मानी होगी, कुछ लोग ज्यादा। और ये जो बैलगाड़ी का प्रदर्शन आप लोगों ने किया, लेकिन इसके एक तो बैल ही भड़क गया था, हो सकता है मास्क नहीं देखकर भड़क गया होगा। कोरोना से लोग विवेक जी, कोरोना से मरेंगे नहीं मरेंगे, भूख से मर जाएंगे। यहाँ महंगाई देख रहे हैं किस तरह से है। अब हमारा जिम्मेवारी भी है, विपक्ष में हम है, तो ठीक है ना, तो उसका भी कोई एक डिजिटल तरीका अपनाइए, कर रहे हैं आखिर कोई, उसका भी एक डिजिटल तरीका अपनाइए। इतने सारे डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स पटना के बैठे हुए हमारे साथ, उसका एक डिजिटल तरीका होना चाहिए। अब बैलगाड़ी लेकर निकल गए, हजारों की फौज थी, बैल भी आप लोगों को देखकर धमाका करने लगा। देखिए विवेक जी, जब आप बंगाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी बिना मास्क के लोगों की भीड़ जुटा रहे थे, उस समय कोरोना फैला रहे थे, तो कौन फैला रहा था बताइए? देश के माननीय प्रधानमंत्री, आप देखिए बंगाल के सभी चुनाव में किस तरह से उन्होंने रैली को संबोधित किया बिना मास्क का। कोरोना का तीसरा लहर पीक पर आ चुका था। ठीक है, एक बार जरा चलते हैं, ठीक है, आपके सवालों को लेकर जरा चलते हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, जरा बताइए कि बीजेपी में क्यों इस तरह की बात हो रही? भाई, जब एक संदेश होता है, एक अपील होती, तो अपील के बाद फिर उसे मानिए ना। खुद नहीं मानिएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। विवेक जी, कोरोना का लहर का तीसरा जो है वेव का शुरुआत हो गया है। फर्स्ट वेव हो गया, सेकेंड वेव हुआ। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में क्या हुआ, उसका जो है लोगों को भुगतना पड़ा, इस देश की जनता को भुगतना पड़ा। अब उसको लेकर करके ये लोग सवाल उठा रहे हैं। अब जो आने वाला है या जो आ रहा है, उसको हम कैसे उससे बचाव कर सके, इसका जो है ध्यान नहीं है। पहले तो बचाव नहीं किया, अब क्या कीजिए? पहले चुप रहिए। हाँ भाई, तो पहले बचाव नहीं किए, पहले बात कर रहे हैं, पहले बचाव नहीं किए। हमारे इनके पार्टी का जरा हमारे बीच देखिए, बंगाल चुनाव में टीम को कोरोना था, बताइए आंदोलन कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं तीसरा लहर आप ही लगाइएगा भाई। चढ़ कर करके लोगों को गाड़ी पे चढ़ के आप पेट्रोल डीजल कर दीजिएगा, 100 के पार तो क्या करेंगे? उन लोगों को लग चुपचाप रहा है कि हाथ में हाथ रखकर बैठेंगे, अब जनता की आवाज बनेंगे। हमारा धर्म है, हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम जनता की आवाज आवाज उठा रहे हैं। कोरोना को बढ़ावा चुनाव लड़ने के लिए आप भीड़ जुटाइए। बंगाल चुनाव पर आप नहीं बोल रहे हैं, पूरे लोग आप लोग लगे हुए थे चुनाव में बंगाल में, इस पर बोलिए। इनको मतलब कोरोना फैलाने का काम बीजेपी करेगी। कैसे दवाई मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, एम्बुलेंस मिलेगा नहीं, कोरोना और आप कह रहे हैं लोगों की जानें चली गई। नरेंद्र मोदी पहले लगाए, भाजपा वाले लगाए, अंबार पड़े थे, इन लोगों ने ये लोग बाद में जाकर के लगाना पड़ा। इसके लिए इन लोगों को कौन थे? तो बताइए जो है
ये देश की जनता की सुरक्षा चाहते हैं कि देश की जनता को उस कोरोना में झोंकना चाहते हैं? चलिए, आप लोगों की आवाज से ऐसा लग रहा है कि देश की जनता की चिंता तो है आप लोगों को यहाँ, लेकिन है। अब जरा शांत हो जाइए, क्योंकि हमारे साथ कई बड़े डॉक्टर बैठे हैं। कभी डॉक्टर के चैम्बर में जाते होंगे, आप भी बीमार पड़ते होंगे, देखते हो कितनी शांति होती है। ऐसा लगता है कि वहां का वातावरण ऐसा है कि अब ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर साहब अपना आला दिल पे लगाएंगे और सारी बीमारियों को बाहर खींच लेंगे, ऐसा ही लगता है। लेकिन जब हमारे स्टूडियो में आएंगे, आप लोगों को इस तरह से देखेंगे, तो वो भी सोचेंगे कि भाई ये कहाँ से इतनी ठंडक में इतना गर्मा गर्मी क्यों हो रहा है। हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ लगातार बैठे हुए डॉक्टर निगम प्रकाश। बातचीत तो आप देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को हमने इसलिए शामिल किया था सर, क्योंकि ये हम जान पाए कि क्या आरोप प्रत्यारोप ही होता है या सीधे तौर पर अपनी गलती मानते हुए एक संदेश भी हम देते हैं। आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा जो हमें लगता है। हालांकि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर निगम प्रकाश, हमें जरा ये बताइए, एहतियात के तौर पर जो बच्चे हैं, खासकर अभी एक दो केसेस हमारे आसपास के ही हैं, कुछ हमारे दोस्तों के बीच में ही हैं जिसे हम जान रहे हैं, वहां पर फिर से वैक्सीनेशन के बाद कोरोना ने अटैक किया, तो लोग ये कह रहे हैं कि कहीं वैक्सीनेशन काम तो नहीं कर रहा है, दूसरा तो लिया नहीं हमने। तो क्या यहां पर जिन्हें वैक्सीन के बाद बुखार के लक्षण आ रहे हैं या फिर बॉडी एक आ रहा है, तो क्या इसे माने कि ये अच्छा काम कर रहा है, या फिर जिन्हें कोई असर नहीं हुआ समझें कि उनकी एंटीबॉडी उनके अंदर बन नहीं रही है? तो एंटीबॉडी बनने और ना बनने के बीच में ये कोरोना कैसे अटैक कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि आप जब भी वैक्सीन के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं तो ये बात जानना बहुत आवश्यक होता है कि वैक्सीन जो है वो प्रतिरोधात्मक शक्ति पैदा करती है, तो साथ में कुछ रिएक्शन तो जरूर होता है, लेकिन सभी व्यक्तियों में ये विभिन्न प्रकार का होता है। ये ज़रूरी नहीं है सब में एक बुखार होएगा ही, लेकिन अगर बुखार होता है तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि वैक्सीन जरूर काम कर रहा है, अवश्य काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबों को बुखार होगा ही। तो ये एक बहुत वेरिएशन है जिसको भी समझना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन अगर 2 डोज लिया आपने और उसके 2 हफ्ते के बाद करीब करीब हम लोग बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है, मोर देन 80% तो जरूर। जी जी। तो ये मान के आप चलें कि वैक्सीन की वजह से आपको इम्यूनिटी जरूर मिलती है, लेकिन ये भी देखा गया साथ में, ये मैं वार्न करना चाहूंगा कि वैक्सीन के बाद भी संक्रमण हो सकता है, लेकिन आपको आईसीयू तक जाने की नौबत नहीं पड़ेगी, इतना ज़रूर है। और वैक्सीन होने के बाद गंभीरता जरूर नहीं ज़्यादा होगी, ये तो एकदम प्रूवन है। और अभी जो आप वैक्सीन के बावजूद अगर जो अभी एक स्टडी की गई है अभी दिल्ली में, उसमें पाया गया कि 67% में ये डेल्टा प्लस का वेरिएंट जो था वो था। इसलिए कुछ वेरिएंट्स तो बराबर ऐसे आएंगे जो वैक्सीन को थोड़ा सा नाकाम कर देंगे, लेकिन फिर भी ये नाकामी इतनी नहीं होगी कि उससे इतना सीरियसनेस हो जाए कि आपकी जान चली जाए। ऐसा बहुत रेयर देखा गया है, जान भी गई है ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में है। इसीलिए आप ये मान के चलें कि वैक्सीन बहुत ही प्रभावशाली है और सर्टेनली आपको आईसीयू से बचाने में मदद चलिए, आईसीयू तक आप नहीं पहुंचेंगे इतनी तो गारंटी है अगर आपने वैक्सीन ले ली, क्योंकि दोबारा अटैक करेगा, ये भी अपने वेरिएशन को लेकर के सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम लोग इसलिए जुटे थे ताकि आपको जगाया जा सके। 3 बड़े डॉक्टरों की टीम हमारे साथ थी। डॉक्टर शील अवनीश थे, डॉक्टर अजय कुमार थे, डॉक्टर निगम प्रकाश हमारे साथ थे। उन्होंने यही बताया कि भाई सुधर जाइए, नहीं तो शिकार बन जाइएगा। और अगर आईसीयू तक नहीं पहुंचना है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी तो नहीं होगी, लेकिन अगर आईसीयू तक नहीं पहुंचना है तो वैक्सीनेशन जरूरी है। खबरें लगातार जारी हैं।